नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और ये जो सारे न्यूज के आर्टिकल्स होते हैं वो आपके लीडिंग जो न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और जो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आप लोग इस सीरीज को लगातार देखें, कंसिस्टेंट देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है उसको अगर कंप्लीट करते हैं आप, तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इंस्टाग्राम का जो हमारा चैनल है उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर ही जो इंपॉर्टेंट पिक्स और पीडीएफ्स होती हैं आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि आज कौन कौन सा टॉपिक जो है हम कवर करने जा रहे हैं। पहला जो यहां पर टॉपिक है वो थ्रेट टू जेंडर इक्वालिटी ड्यू टू कोविड-19, यूनेस्को की एक स्टडी आई है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है। ऑल इंडिया सर्वे है डोमेस्टिक वर्कर्स पे। एल साल्वाडोर को बिटकॉइन सिटी बनाया जा रहा है। एंड आगे लिखा गया है कि कैन एलिफेंट कॉलरिंग हेल्प मैनेज ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, आप लोगों को पता है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल उसको देखेंगे। और जो पहला आर्टिकल है हमारा वो यूनेस्को की एक स्टडी है जो ये बता रहा है कि लैंगिक समानता को भी खतरा पड़ेगा। किससे खतरा है? कोविड-19 के कारण। तो सबसे पहला जो यहां पर देखिए कंटेक्स्ट लिखा हुआ है कि इससे एजुकेशनल डिसरप्शन हुआ है। बिल्कुल हुआ है। शिक्षा के अंतर्गत आप शिक्षा के आयाम में देखेंगे तो वहां पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, सीधी बात है। कोविड के कारण सब ऑनलाइन हो गया, बहुत सारी जो है डिसकंटिन्यूटी आ गई लोगों में, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। इसमें बोला गया है कि दुनिया भर में जो लंबे समय तक स्कूल बंद थे उसके कारण जो शैक्षणिक व्यवधान है उससे न केवल लर्निंग कैपेसिटी में खराब प्रभाव पड़ेगा बल्कि उससे लैंगिक समानता के लिए भी खतरा उत्पन्न होगा। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर देखिए की पॉइंट्स कुछ बताए जा रहे हैं। तो ये जो आपकी ग्लोबल स्टडी है जिसका टाइटल है व्हेन स्कूल शट जेंडर्ड इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इससे निष्कर्ष क्या निकला है। एक तो ये वैश्विक अध्ययन है, इससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं और जो आपके बॉयज हैं, लड़के, युवा, महिलाएं और पुरुष शैक्षणिक संस्थान बंद होने से अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, अलग अलग तरीके से हुए। आप लोग तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि जब पीक पे था कोविड-19 जो आपकी पैंडेमिक है उसमें 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स 190 देशों में अफेक्टेड हुए हैं बाय स्कूल क्लोजर। तो आप ये पॉइंट अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद ये लिखा गया कि नॉट ओनली डिड दे लूज एक्सेस टू एजुकेशन, यही बात है कि केवल एजुकेशन तक उनकी पहुंच ही बाधित नहीं हुई बल्कि ये भी देखेंगे आप बट ऑल्सो टू द मिराइट जो लिखा है बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग स्कूल, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रह गए, असंख्य लाभों से वंचित रह गए जो भी शिक्षा से संदर्भित है। पहली चीज तो डिसकंटिन्यू हो गए, बहुत लोगों की आय प्रभावित हुई तो फिर वो अगले साल वहां पर एडमिशन वगैरह नहीं ले पाए। ये सारी चीजें, सारे पॉइंट वहां पर आएंगे। एट एन अनपैरेलल स्केल सेड, जो आपकी स्टेफेनिया गियानी है ना, यूनेस्को की, इनका नाम याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है है ना, किसकी? एजुकेशन की, वहां पर यूनेस्को में। तो एजुकेशन डिसरप्शन हमारे लिए एक कीवर्ड हो गया यहां पर, ठीक है। ये इसके कारण क्या हुआ, ये बोल रहे अलार्मिंग इफेक्ट है किसमें? लर्निंग कैपेसिटी में या लर्निंग लॉस में या स्कूल ड्रॉप आउट्स में। बहुत मुश्किल से हमने जो है सर्व शिक्षा अभियान के बाद आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट है वो धीरे धीरे कम हुआ है। हमारे यहाँ इनरोलमेंट, जिसको ग्रॉस इनरोलमेंट बोलते हैं आप, है ना, तो उसका जो रेशो है लगातार बढ़ा है हमारे यहाँ, और फिर इसके कारण यहाँ पर इस तरीके की समस्या देखी जा सकती है। इसके बाद ये बोल रहे हैं इट पोजेस थ्रेट
टू जेंडर इक्वालिटी, बिल्कुल है, इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, वेलबींग एंड प्रोटेक्शन दैट आर जेंडर स्पेसिफिक, नॉर्मल सी चीज है। तो इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो एविडेंस मिले हैं यहां पर विभिन्न देशों में, ठीक है, जो सैंपलिंग के लिए डेटा लिया गया है, उसमें लोकल कम्युनिटीज के संदर्भ में क्या बोला जा रहा है कि दैट जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस कैन affect the ability to participate in and benefit from remote learning। मतलब जो दूरस्थ, जो आपके रिमोट एरियाज है, वहां पर क्या होगा, ये जो आपका लैंगिक आधार है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव वहीं पड़ेगा, ठीक है, वहीं पर जो है जेंडर इनइक्वालिटी देखा जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो वो लोग लाभ उठा पा रहे थे सभी संदर्भों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, है ना, तो दूरस्थ शिक्षा में जो भाग लेने जो लोग जा रहे थे और उसका लाभ उठा रहे थे, तो वहां पर भी उस संदर्भ में भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद यहां पर जो खराब से खराब जिनकी आर्थिक स्थिति है उनके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पुअरर कंटेक्स्ट ले रहे हैं। गर्ल्स टाइम टू लर्न वाज कॉन्स्ट्रेंट बाय इंक्रीज्ड हाउस होल्ड, जो भी आपके कॉर्स होते हैं, ठीक है ना, घरेलू कामों में वृद्धि हो गई, लोग जो है वो घर में महिलाएं ही काम करती हैं, तो उससे भी जो है उनके सीखने का समय जो है वो कम हो गया और घरेलू कामों में वृद्धि के कारण उनका समय वहां पर ज्यादा लगने लग गया। अब सीखने की जो क्षमता है उसमें लड़कों की भागीदारी आय सृजन गतिविधियों तक सीमित थी, ठीक है। बॉयज का जो पार्टिसिपेशन था वो जो है लर्निंग वाज लिमिटेड बाय इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स फेस डिफिकल्टीज इन एंगेजिंग इन डिजिटल रिमोट लर्निंग modalities in many contexts because of limited access to internet enabled device, ठीक है। और यहां पर लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स है, बिल्कुल ठीक बात है। कल्चरल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट करता है उनको यूज करने के लिए भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है। एक तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई और अगर टेक्निकली साउंड नहीं है, टेक्निकली अगर अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पर वो उन रिसोर्सेस को एक्सेस कैसे कर पाएंगे, वही बता रहे हैं यहां पर। और कुछ वहां पर कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं। द स्टडी पॉइंटेड आउट दैट डिजिटल जेंडर डिवाइड वाज ऑलरेडी अ कंसर्न बिफोर कोविड-19 क्राइसिस। तो ये पॉइंट अपने पास रख सकते हैं कि डिजिटल जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां पर जेंडर डिवाइड वैसे ही एक मुद्दा बना हुआ है और कोविड-19 के बाद वो कैटेलाइज कर दिया उसको, उस प्रॉब्लम को, और जो है बढ़ा दिया, उसने उसको तीव्रता प्रदान कर दी। इसके बाद ये बताया जा रहा है जो बांग्लादेश के संदर्भ में यहां पर स्टडी हुई है और पाकिस्तान, उसमें ये बोला जा रहा है कि वहां पर जेंडर्ड इफेक्ट जो है ऑन रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स, मतलब स्कूल बंद होने के दौरान जो दूरस्थ शिक्षा थी उस पर लिंग संबंधी जो भी ऋणात्मक प्रभाव है उनका वहां पर यथार्थ रूप में, मूर्त रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इन द स्टडी ऑन पाकिस्तान वहां पे बताया जा रहा है कि 44% जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती, पार्टिसिपेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड ओनिंग मोबाइल फोन फॉर देयर पर्सनल यूज, वेयर एज 93% ऑफ बॉयज डिड सो। अब देखिए डिफरेंस, 44% लड़कियां एक्सेस कर रही हैं, है ना, मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हो, 93% बॉयज। तो सीधा सीधा डिजिटल डिवाइड दिखाई दे रहा है। गर्ल्स हु डिड नॉट ओन मोबाइल phones reported that they relied on their relatives devices, typically those belonging to their fathers। तो भैया जिनके माता पिता के पास वो साधन नहीं है, तो वहां पर वो जो लड़कियां हैं वो डिपेंडेंट किस पर है, डिपेंडेंट है अपने रिलेटिव्स के या किसी भी संबंधी के डिवाइस पर, जिसपे वो फिर शिक्षा को एक्सेस कर पाएंगे या और कोई भी अगर चीज होगी जिसको डिजिटली एक्सेस करना है। तो ये बता रहे कि इतने जो है डेटा देके कि इतने कम लोगों के पास है, डिजिटल डिवाइड को यहां पर बताया जा रहा है। वाइल सम ऑफ द गर्ल्स वर एबल टू यूज फैमिली मेंबर्स फोन्स, दे वर नॉट ऑलवेज एबल टू डू सो, है ना, डू सो मतलब कहने का मतलब कई सारी जो गर्ल्स होती है वो फैमिली मेंबर्स का फोन एक्सेस कर सकती है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता ना, पर्सनल फोन नहीं है और उसका जो एक्सेस है रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो कुछ वहां पर पेरेंट्स है वर कंसर्न दैट प्रोवाइडिंग गर्ल्स विथ एक्सेस टू स्मार्टफोन वुड लीड टू मिसयूज एंड कुड रिजल्ट इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप। तो भैया ऐसी चीजें भी आती हैं कि देखिए बचपन से हम ऐसे लिखते आ रहे हैं ना कि विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी है, वही चीज है। हर चीज अच्छी और बुरी, कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, उसको किस तरीके से यूज करना है, आप उसको किस तरीके से उपयोग करते हैं वो मायने रखता है। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि इस तरीके के पूर्वाग्रह हैं, इसके साइड इफेक्ट्स तो देखे जा रहे हैं, है ना, नेट पर सारी चीजें अवेलेबल है, अच्छी भी बुरी भी। तो वही बोला जा रहा है कि पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा भी होता है कि ऐसा ना हो कि लड़कियों को स्मार्टफोन दे दे तो उसका वो गलत प्रयोग करे और फिर किसी तरीके का जो उनका रिलेशनशिप है ना, जो आपका
माना जाता है सोशल स्टिग्मा में कि नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसको अवैध यहाँ पर रिश्ते लिखा गया है, तो उसी के संदर्भ में उनका पूर्वाग्रह होता है, जिसके कारण वो उसको एक्सेस नहीं करने देते अपनी बेटियों को। द लॉन्गर गर्ल्स वर आउट ऑफ स्कूल द हायर वॉज द रिस्क ऑफ लर्निंग लॉस। बिल्कुल ठीक बात है, जितने दिन स्कूल से बाहर है गर्ल्स, उतनी देर जितनी दीर्घावधि तक रहेंगे तो उतना जो है उनकी लर्निंग कैपेसिटी में और लर्निंग के संदर्भ में लॉस होगा। फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2020 जो शेयर है गर्ल्स का, उसमें रिपोर्ट किया गया है, दे डिड नॉट स्टडी एट ऑल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 10%, है ना, ये अच्छा डेटा है। इसके बाद ये भी देखा गया कि पैंडेमिक के दौरान ये बताया जा रहा है कि टाइमली रिमाइंडर दैट स्कूल्स आर साइट्स नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट ऑल्सो लाइफ लाइन्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, सिर्फ वो एक लर्निंग का ही जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ये भी बोला जा रहा है कि एक लाइफ लाइन भी है गर्ल्स और बॉयज के लिए। कैसे? एन इसेंशियल स्पेस फॉर देयर हेल्थ वेल बीइंग एंड प्रोटेक्शन। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है ना, ये भी बताया गया कि हैज सेवरल रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू चैलेंज जेंडर बेस्ड बैरियर्स फॉर पार्टिसिपेशन इन रिमोट लर्निंग। तो किस तरीके से दूरस्थ शिक्षा में जो ये लैंगिक आधार पर जो चुनौतियां हैं उससे किस तरीके से जो है हम निपटेंगे, उसके बारे में भी सिफारिशें की गई है। अब आगे की ओर चलेंगे हम। जो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो घोषित किया गया था, इसको यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया था 2011 में। यूनेस्को के बारे में बताया जा रहा है, ये कई बार हम कवर भी कर चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है, और जो इसके चीफ है अभी जो चेयर कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ऑड्रे अजोले है यूनेस्को। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फाउंडर्स कंट्री में इंडिया भी आता है, याद रखिएगा। यूएन है ही है, फ्रांस है, ब्राजील है, चाइना है, मैक्सिको है, बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट नाम लिखे गए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ आर्टिकल है ये सीधा सीधा जीएस पेपर 2 से ये भी है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। ऊपर वाला भी जो आर्टिकल था वो शिक्षा से संबंधित था, सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है, मेनली वहीं पर मेंशन है, थर्ड पेपर में भी। अब राजनीतिक दलों के पंजीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में पता ही होगा, कौन से आर्टिकल से, 324 है ना। ठीक है, वहां से आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्रिब्यूनल के बाद आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाती है। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है, उसने एक एप्लीकेशन रिसीव की है फ्रॉम कैप्टन अमरिंदर सिंह फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज न्यू पॉलिटिकल आउटफिट कॉल्ड पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे लिए कंटेक्स्ट। अब हमको क्या चाहिए कि हम एक बार इलेक्शन कमीशन को देख जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उसका क्या जो भी उसका वहां पर किस संदर्भ में कौन कौन उसके अंतर्गत होते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद 2 और भी जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो किस तरीके का वहां पर प्रावधान है इनको हटाने का। तो इनको जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है, इनको सिंपल हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा इनकी रिकमेंडेशन में, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमको पढ़ना है ना। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की पॉइंट बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के अंतर्गत अगर पंजीकरण की मांग करने वाले किसी भी दल को कितने दिनों के अंतर्गत जो है वहां पर एप्लीकेशन देनी होती है, तो जब उसका गठन किया जाए तो उस तारीख से 30 डेज के अंतर एक क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, पूछा जा सकता है कभी, तो याद रखेगा। अब यहां पर संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, और जो आपका एक एक्ट है जो हमेशा आप न्यूज में रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, 2 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है ना, 50-51 दोनों का है। तो यहां पर 51 की जो आपका ये एक्ट है, उसकी जो सेक्शन है 29A, उसके द्वारा वहां से पावर्स उनको दी गई है आयोग को, और उसके द्वारा गाइडलाइंस के वो अनुरूप है। ठीक है, ये बताया जा रहा है, वहीं पर जो है उसके संदर्भ में गाइडलाइंस है। अब रजिस्ट्रेशन जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है वो गवर्न किसके द्वारा होता है, यही सेक्शन 29A जो है आपका कौन से एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये याद रख सकते हैं हम लोग। अब जो एग्जिस्टिंग, जो स्थापित, जो अभी चल रही है गाइडलाइंस, उसमें क्या बताया जा रहा है कि द एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू पब्लिश द प्रपोज्ड नेम ऑफ द पार्टी इन 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड 2 लोकल डेलीज। तो भैया 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और 2 स्थानिक जो आपके दैनिक समाचार पत्र हैं उसमें प्रकाशित करने के लिए बोला जाता है। जो अभी के दिशा निर्देश है कि भैया जिस भी पार्टी का प्रस्तावित नाम है उसको पहले आप इस तरीके से प्रकाशित कराइए, और फिर उस प्रकाशन के बाद 30 दिनों के अंदर जो आयोग के समक्ष जो पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है या प्रस्तावित पंजीकरण है उसके संबंध में आपत्ति अगर कोई हो, है ना, कोई भी आपत्ति हो, तो उसको वहां पर प्रेजेंट करने के लिए, रखने के लिए सामने 2 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो लिखा गया है
कि द नोटिस फॉर पब्लिकेशन इज ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो बिल्कुल करना पड़ेगा भैया, ट्रांसपेरेंसी भी तो इंश्योर करनी है वहां पर। क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्निशन के लिए नेशनल पार्टी इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है फिर से। तो यहां पर जो किसी भी पार्टी को अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करना है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करना है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। जैसे पहला, अगर वो सिक्योर करती है एटलीस्ट 6%, कितना 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी फोर है और मोर स्टेट्स, मतलब कोई 4 या उससे अधिक, ठीक है, वहां पर जो भी वैलिड वोट्स पड़े हैं वहां पर 6% किसी पार्टी को वोट वहां पर रिक्वायरमेंट है कम से कम। किसमें, जो आपका आम चुनाव होता है, जो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं या फिर विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट लिखा गया है इसी में है, इन एडिशन इट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स, मतलब 4 सीट्स अगर उसको मिल जाए, किसमें, लोकसभा के इलेक्शन में, है ना, लोकसभा से किसी भी राज्य या राज्यों की लोकसभा में, यह भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी राज्य या राज्यों, एक ही राज्य से भी हो सकता है, विभिन्न राज्यों में से भी लोकसभा में कम से कम 4 सीटें अगर चाहिए उसको, तभी नेशनल पार्टी का उसको क्या मिलेगा, तमगा मिलेगा। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर और लिखा, मतलब या इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि इट विंस एटलीस्ट 2% सीट्स इन अ हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है 2% है, लेकिन कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होना चाहिए, और अगर ये सब फुलफिल हो जाएगा तो उसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है, इसमें बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अमेंडमेंट भी किया था रूल्स पे 22 अगस्त 2016 में, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि रिव्यू किया जाएगा नेशनल एंड स्टेट का जो स्टेटस दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज का हर 10 साल में इंस्टेड ऑफ 5। तो पहले 5 सालों में उनकी पुनर्वीक्षा की जाती थी, अब बोला गया कि भैया 10 सालों में किया जाएगा अमेंडमेंट के बाद। सो नाउ द स्टेटस ऑफ प्रेजेंट नेशनल एंड स्टेट पार्टी विल रिमेन इंटैक्ट टिल 2026। तो अभी 2026 तक तो सब कुछ सेम रहने वाला है क्योंकि 10 साल का प्रावधान है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी मिल जाती, राष्ट्रीय पार्टी का अगर किसी को भी तमगा मिल जाता है उस तरीके से उसको क्या कर दिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। तो जब रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है किसी भी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को, क्या किस रूप में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, तब इंश्योर हो जाता है उनको इलेक्शन सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पार्टी कांट बी यूज्ड बाय एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन पोल्स अक्रॉस इंडिया। तो भैया जो उनका चुनाव चिन्ह होगा फिर कोई दूसरी कोई भी पार्टी जो है उसको यूज नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद जो रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट और नेशनल पार्टी को, उसके लिए क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्स ओनली 1 प्रपोजल टू फाइल नॉमिनेशन, मतलब केवल एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है नामांकन दाखिल करने के लिए, नामांकन करने के लिए। इसके बाद जो रिकॉग्नाइज्ड ये पार्टियां होती हैं उनको क्या मिलता है, 2 सेट निःशुल्क दिए जाते हैं निर्वाचक नामावली के, है ना, जो निर्वाचक नामावली बनाई जाती है जिसमें निर्वाचकों के नाम होते हैं, तो उनको 2 सेट दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो भी राष्ट्रीय राज्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उनके अपने उम्मीदवार हैं, उनको आम चुनाव के दौरान जो है वो मतदाता सूची की भी एक प्रति निःशुल्क मिलती है। तो नॉर्मल सा पॉइंट है, देख जाइएगा। इसके बाद इनको अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है, बहुत सारे भत्ते वगैरह, बहुत सारे छूट मिलती है ना, एड वगैरह भी करने में इनको सहूलियत होती है। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होने में बहुत सारे फायदे उनको होते हैं। अब इसके बाद यहां देखेंगे नेक्स्ट जो है डोमेस्टिक वर्कर्स पे यहां पर सर्वे आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए केंद्रीय श्रम और जो रोजगार मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा घरेलू जो कामगार हैं उन पर किए जा रहे पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की। अब पहला है तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब प्रमुख यहां पर बिंदु बताए गए हैं कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो टोटल हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत बड़ा अनुपात इनका है, और वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि देयर इज अ जो डियर्थ ऑफ डेटा ऑन द मैग्नीट्यूड एंड प्रिवेलिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है आपका डोमेस्टिक वर्कर्स का। हेंस विद द व्यू टू हैव टाइम सीरीज डेटा ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटरेस्टेड लेबर ब्यूरो टू कंडक्ट एन ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये प्रमुख बिंदु बता रहे हैं। अब इसमें से बिंदु देख लेते हैं हम, जो सर्वे के डेटा आते हैं उससे हम कंक्लूड करते हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो घरेलू कामगारों की संख्या है और उनका अनुपात है, लिव इन लिव आउट
औपचारिक अनौपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, और फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी फर्क होता है टेक्निकली। तो जो भी ये रोजगार है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो प्रवासी और गैर प्रवासी, उनकी क्या मजदूरी है ना, और अन्य जो सामाजिक आर्थिक जो भी विषमताएं हैं, डिस्पैरिटीज है, उसके संदर्भ में घरेलू कामगारों के संदर्भ में यहाँ पर प्रतिशत वितरण का अनुमान लगाना, मतलब सारे संदर्भों में समग्र तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, एक एनालिसिस किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वे है वो उसमें यह भी उपलब्ध कराया गया है, यह भी बताया गया है कि हाउस होल्ड एस्टिमेट्स ऑफ लिव इन लिव आउट डोमेस्टिक वर्कर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एंगेज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है, सबसे पहले यहां पर ये अनुमान लगाना है, ये डेटा चाहिए हमको कि जो नंबर या प्रपोर्शन है डोमेस्टिक वर्कर्स का वो क्या है नेशनल और स्टेट लेवल में, ठीक है। इसमें उनका हाउस होल्ड एस्टिमेट्स वगैरह भी देखना है, एवरेज नंबर भी देखना है डोमेस्टिक वर्कर्स का कि वो किस टाइप के संदर्भों में, किस टाइप के जो काम है उस पर वो संलग्न है ना, इंगेज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि यहां पर जो जानकारी सैंपलिंग के लिए बहुत व्यापक मापदंड भी जो अपनाए गए हैं, जिसके आधार पर जानकारी हुई है यहाँ पर, है ना, जो डेटा लिया गया है। आंकड़े तभी तो लेते हैं हम उससे निष्कर्ष निकालने के लिए। हाउस होल्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सच एज, जैसे डबल एच साइज है ना, जो लिखा गया है, चचाकार लिखा गया है, रिलीजन है, सोशल ग्रुप है, यूजुअली मंथली कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर क्या है, नेचर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट क्या है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे कि डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एज हो गया, रिलेशन टू जो आपका वैवाहिक स्थिति हो गई, रिलेशन टू हेड का मतलब घर के हेड की बात कर रहे हैं, मुखिया से संबंध, मैरिटल जो है स्टेटस क्या है, जनरल एजुकेशन लेवल क्या है उनका, वो नॉर्मल उनकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस है वो क्या है, सब्सिडायरी जो एक्टिविटी स्टेटस है वो क्या है। तो कुल मिला के सारे आयामों में बहुआयामी आधार पर जो है हमको ये सारी चीजें उनके बारे में पता करना है ना। अब ये यहां पर लिखा गया है कि इट ऑल्सो कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स सच एज देयर एज ऑफ एंट्री, कि किस एज में वो एंट्री कर रहे हैं, सोशल ग्रुप के संदर्भ में, माइग्रेंट का स्टेटस देखना है, वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन का संदर्भ देखना है, ठीक है। इसके बाद जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उनके द्वारा, ठीक है, और कितने दिन वो काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ वर्क क्या है, वर्क कंडीशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिमनरेशन क्या है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट अगर वहां पर है तो कॉन्ट्रैक्ट का किस तरीके का प्रभाव है, दोनों संदर्भों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखा जा रहा है ना। तो ये सब सारी चीजें देखी जा रही है, और बिफोर एंड आफ्टर दोनों कोविड-19 के संदर्भ में कि भैया उनके वेजेस और जॉब में क्या फर्क पड़ा है, लिविंग कंडीशन में क्या फर्क पड़ा है, सोशल सिक्योरिटी जो उनको दी जाती है वो उनको मिली है या नहीं मिली है। तो इन सारे संदर्भों में यहां पर चीजें रखी गई हैं। इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, इज ऑल्सो कलेक्टेड सच एज देयर प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर रिगार्डिंग जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात है, नंबर ऑफ डेज वर्क, मोड ऑफ एंगेजमेंट, वेदर जो ये सर्विसेज हैं वर अवेल्ड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, मेडिकल सपोर्ट गिवन टू डोमेस्टिक वर्कर्स। तो वहां पर उनको डोमेस्टिक वर्कर्स को क्या, उनको तो कोई सोशल सिक्योरिटी होती नहीं है, उनको तो कोई मतलब टीएडीए नहीं मिल रहा है, पीएफ भी नहीं मिल रहा है, तो भैया उनके लिए क्या बंदोबस्त है, किस तरीके से वो जो है चिकित्सा के अंतर्गत उनको हेल्प की गई, लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया कि नहीं किया, यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब दायरा बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सारे स्टेट्स और यूटीज को कवर किया गया है, ठीक है, उसमें से 37 कवर्ड आर 37 एंड डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड जो है वो आपकी 742 है। यूनिट जो है इनुमरेशन की, विलेजेस की बात करें, एज पर सेंसस 2011 लिया गया है 2011 का, क्योंकि 21 वाला डेटा तो अभी आया नहीं है। अर्बन ब्लॉक्स एज पर लेटेस्ट फेज ऑफ यूएफएस, ठीक है। अब यहां पर ऑल इंडिया लेवल पे टोटल नंबर जो नंबर ऑफ 12,768 फर्स्ट स्टेज यूनिट्स की जो बात करें इज दैट 6190 विलेजेस एंड 6576 ब्लॉक्स विल बी कवर्ड इन द सर्वे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना कितना डेटा हमको नहीं रटना है इसमें से। आगे भी ये लिखा गया कि इतने सारे जो है 1.5 लाख की बात कर रहे हैं ये, तो जो 1.5 लाख हाउस होल्ड है वहां से जो है यहां पर क्या डेटा वगैरह लिया गया है। रिजल्ट जो है ऑल इंडिया सर्वे का डोमेस्टिक वर्कर्स का वो एक्सपेक्टेड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो जब वो डेटा आएगा तब बहुत सारी चीजों को कंक्लूड किया जा सकेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इसमें जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, इकोनॉमी वाला पार्ट है। एल सल्वाडोर जो है आपका उद्देश्य, उसको जो है बिटकॉइन सिटी बनाया जा रहा है। तो एल सल्वाडोर ओनली एक ऐसा देश है जिसने रिकॉग्नाइज किया है खुद को बिटकॉइन को मतलब
एज अ लीगल टेंडर, उसको लीगल टेंडर की अनुमति दे दी गई है। जैसे हमारे यहां रुपया है लीगल टेंडर, मैं धारक को यह अदा करने का प्रॉमिस करता हूं, ऐसा लिखा रहता है ना। इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एंटायर सिटी बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। सीधी बात है, वहां के लोगों को लग रहा है, वहां के जो शासक है, मतलब जो वहां के प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, ऐसे शासनाध्यक्ष बोल लीजिए, उनका मानना है कि जो रेगुलर बिटकॉइन पे ग्रोथ देखी गई है, इसलिए ये बहुत अच्छा है देश के विकास के लिए, इसलिए ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। और उन्होंने जो डिसाइड किया है 1 बिलियन बिटकॉइन बॉन्ड जारी करने के साथ जो बोला है उन्होंने कि बिटकॉइन सिटी बनाएंगे एल सल्वाडोर को, और उनको इतना वित्त पोषण भी करेंगे ताकि ये उस तरीके से स्थापित हो सके। तो ये जगह कहां है, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो गल्फ ऑफ फॉन्सेका है, नियर अ वॉल्केनो है ना, वॉल्केनो, पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है, तो बोल रहे हैं कि यहां के जो राष्ट्रपति प्रशासन है, क्या है यहां का राष्ट्रपति प्रशासन है, तो उनको ऐसा लगता है कि आर्थिक विकास और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा जो उनको भरोसेमंद आयाम दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन दिखाई दे रहा है। इसीलिए कि उनको लग रहा है कि जब से ये बिटकॉइन आया लगातार जो है उसके रेट जो है बढ़े हुए हैं, तो वहां पर प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए ऐसा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है। अब ये देख जाइएगा आप लोग एक बार मैप में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है कि भैया बिटकॉइन शहर अगर वो बनी गया तो क्या फायदा होगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि बिटकॉइन जो है और कैसे फायदा होगा और बिटकॉइन शहर क्या है। तो बिटकॉइन सिटी को ऐसे प्लान किया गया है एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट के द्वारा कि वहां पर इसको एक सर्कल के रूप में डेवलप करेंगे लाइक अ कॉइन, और सिटी सेंटर में एक प्लाजा होगा दैट विल बी होस्ट टू अ ह्यूज बिटकॉइन सिंबल अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय जो आपके रूटर्स है। नॉर्मल सी चीज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। और द सिटी विल बी बिल्ट नियर द, जो आपका क्या बोला जा रहा है कि कोंचागुआ जो ज्वालामुखी है उसके पास बनाया जाएगा। वहीं पे क्रिप्टो की माइनिंग भी होगी, क्रिप्टो करेंसी की खनन भी होगी, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये आपका, ये आप लोग को पता होगा। तो दोनों चीजों को वहां से क्या दिया जा सकेगा, मोबिलाइज किया जा सकेगा, ठीक है। तो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो आपके बुकेले हैं, तो उसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है। बुकेले के अनुसार बिटकॉइन शहर के जो निवासी हैं उनको कोई आय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ या पेरोल कर भी नहीं देना होगा, ठीक है। ये वहां पर इंसेंटिव दिया जा रहा है, और पूरी सिटी का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो विदेशी निवेश को ध्यान में रखकर किया जाएगा। फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि जो रेसिडेंशियल एरियाज है, मॉल है, रेस्टोरेंट है ना, पोर्ट है, वो आपकी इन द बिटकॉइन सिटी, वहां पर वो सब होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि कंट्री विल हैव एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने ये भी बताया इस इवेंट में कि इन्वेस्ट हियर एंड अर्न ऑल द मनी यू वांट, मतलब उनको इतना भरोसा है इस क्षेत्र में, तो वो ऐसा संबोधन दे रहे हैं। बिसाइड्स द ओनली टैक्स कलेक्टेड देयर विल बी द वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स मिलेगा वहां पर, जिसको वैट बोलते थे हम लोग, जो जीएसटी आ गया हमारे यहाँ, जो मूल्य संवर्धन पे लगता था। हाफ ऑफ विच विल बी यूज्ड टू पे द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, उसमें से आधा म्यूनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा जाएगा, एंड द रेस्ट फॉर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि नो प्रॉपर्टी इनकम और म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड द सिटी वुड हैव जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। यहां पर देखिए जैसे पेरिस क्लाइमेट जो डील है हमारी, है ना, कन्वेंशन है जो, उसके संदर्भ में उन्होंने ग्रीन जो है इनिशिएटिव की तरफ भी यहां पर हाईलाइट किया है अपने इनिशिएटिव को। अब ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बिल्कुल सिंपल समझिएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड हम पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि 1 बिलियन है ये आपका जो यूएस डॉलर है, उतना जो है वहां पर दिया जाएगा, जिसमें से आधा जो होगा उसका उपयोग ऊर्जा और खनन, माइनिंग और एनर्जी के लिए किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ है उसका जो उपयोग करेगा कंट्री, वो और अधिक से अधिक बिटकॉइन को खरीदने के लिए करेगा। अब इसमें जो एश्योरेंस है, ठीक है, इन बॉन्ड्स का, वो मैनेज किसके द्वारा होगा, तो ब्लॉक स्ट्रीम के द्वारा। बिटकॉइन जो सर्विस है वो फोकस्ड कंपनी है, ठीक है, इसके द्वारा किया जाएगा। टोकनाइज्ड किया जाएगा बॉन्ड को, विल बी अवेलेबल टू अ नंबर ऑफ यूजर्स इन द वर्ल्ड that will have access to invest in small amount, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसका जो लोअर बेल्ट है वो $100 यहां पर लिखा गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ब्लॉक स्ट्रीम्स के जो सीएसओ है उनके द्वारा आया था, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि जो लिक्विड नेटवर्क है और ब्लॉक स्ट्रीम है ना, उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया। और वो ये भी बोल रहे हैं कि वी आर ऑल्सो एबल टू इजिली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एज स्मॉल एज $100 टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू द बॉन्ड। अब ये देखिए, डेमोक्रेटाइज मतलब जनतांत्रिक आयाम बता रहे हैं, मतलब बॉन्ड की पहुंच जो है नीचे बैठे लोगों, जो आपकी समाज की मुख्य धारा के सबसे
अलग है या अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं विकास की मुख्य धारा से, तो वहां पर क्या करेंगे, वो उसको डेमोक्रेटाइज कि हर कोई उसको एक्सेस कर सके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डेमोक्रेटाइज करेंगे इसको, जो एक्सेस टू द बॉन्ड है। डिविडेंड की बात करें तो वो इजीली दिया जाएगा बॉन्ड होल्डर्स को, यूजिंग टूल्स डिप्लॉयड ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड नेटवर्क। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हाइपर बिटकॉइनाइजेशन जो है उसमें तेजी लाने से, तेजी आएगी इस बॉन्ड से है ना, और उसको तेजी लाने और बिटकॉइन के शीर्ष पर निर्मित एक नई वित्तीय प्रणाली लाने की क्षमता है, इतना विश्वास कर रहे हैं बिटकॉइन पर। तो इन बॉन्ड्स को जारी करने वाली जो इनकी कंपनी है, उन्होंने अपने ब्लॉग में ये पोस्ट किया था। ये भी बोला इन्होंने कि द स्टार्ट ऑफ अ रिफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल पूंजीगत ये आप तो मार्केट के अंतर्गत आएगा, जैसे शेयर मार्केट है, बिल्ट ऑन बिटकॉइन एंड लेयर 2 टेक्नोलॉजीज जैसे लिक्विड नेटवर्क है। अब इन्वेस्टमेंट कैपिटल की बात करें तो वो फ्लो हो रही इन फॉर्म अराउंड द ग्लोब विदाउट फ्रिक्शन, तो बिना किसी रुकावट के वहां पर उसका फ्लो इनफ्लो देखा जा सकेगा। अब ये लोगों को कैसे फायदा देगा, तो 5 ईयर का लॉकअप पीरियड है इसका बॉन्ड का, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एल सल्वाडोर वुड इवेंचुअली स्टार्ट सेलिंग सम ऑफ द बिटकॉइन यूज्ड टू फंड द बॉन्ड टू गिव इन्वेस्टर एन एडिशनल कूपन। तो वहां पर फिर से वो 5 साल बाद बोल रहे हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका एडिशनल बेनिफिट देंगे, और उनका मानना है कि जो वैल्यू है बिटकॉइन की वुड कंटिन्यू टू राइज रोबस्टली, तो हमेशा बढ़ेगा। ऐसा कोई होता नहीं कि कोई भी चीज हमेशा बढ़े, किसी एक जगह पर हम सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू मेक एल सल्वाडोर द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बढ़िया है, उसको वो फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो एल सल्वाडोर है वो स्टार्ट करेगा सेलिंग क्रिप्टो होल्डिंग आफ्टर 5 इयर्स एंड पे एन एक्स्ट्रा डिविडेंड, तो ये 5 साल बाद वो सेल करेगा, उसके बाद डिविडेंड जिसको लाभांश बोलते हैं, जो लाभ आएगा तो उसका अंश वो प्रदान करेगा जो भी उसके बॉन्ड होल्डर्स होंगे। नेक्स्ट एनवायरमेंट का पार्ट है, इसमें सीधा बोला जा रहा है कि जो एलिफेंट का कॉलरिंग किया जा रहा है वो हेल्प मैनेज ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो लास्ट वीक एक वाइल्ड एलिफेंट जो है आपके वाज रेडियो कॉलर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किया गया असम के जो सोनितपुर जिला है वहां पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका कोलैबोरेशन है किसके साथ, WWF के साथ, जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर देखिए इसके की पॉइंट क्या है, तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ये हमने देख ही लिया, और उसके अंतर्गत यहां पर चीजें बताई जा रही हैं। तो ये जो है मानव और जो जानवर होते हैं उनके संघर्ष, तो यहां पर मानव हाथी संघर्ष है ना। कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 1992 है कि 1994 है। तो एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि ये जो कर रहे हैं हम, ये चैलेंजिंग है एंड इवन रन द रिस्क ऑफ हैविंग अ लो सक्सेस रेट, और इसकी सफलता का जो अनुमान है वो भी कम है, ठीक है। अब यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्लानिंग की है ना, प्लानिंग टू कॉलर एटलीस्ट 5 एलिफेंट्स इन हाई कॉन्फ्लिक्ट हैबिटाट्स इन द कमिंग मंथ्स, तो ऐसा जो है अभी वो टारगेट बना रहे कि कम से कम 5 जो एलिफेंट्स का कॉलरिंग वगैरह किया जाएगा। अब ये असम में जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है वो देखेंगे हम, तो यहां 2010 से 19 तक का डेटा लिया है उन्होंने, और बोला है कि 761 पीपल एंड 249 एलिफेंट्स जो है वो मारे गए असम में एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, प्रत्यक्ष परिणाम है ये आपका ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट का, ऐसा बोला है WWF ने अपने ब्लॉग में, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड जो है। अब मोर देन 65% ऑफ द हैबिटाट जो है, जो रिवर के नॉर्थ साइड में हैज बीन लॉस्ट इन द फास्ट फ्यू डिकेड्स टू एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और सेटलमेंट जाएगा तो जो अगर फूड वहां से जाएगा तो सीधी बात है कि वहां पर क्या संघर्ष नहीं होगा रिसोर्सेस के लिए मानव और हाथी के बीच में, एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स हैज बीन स्टडीली इंक्रीज एवर सिंस। सीधी बात है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव जब बहुत ज्यादा होता जाएगा तो उसके लिए कंपटीशन होगा, जो हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, और वो प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है ना, जैसे आप देखते होंगे प्रीडेटर्स वगैरह, उस तरीके की चीजें समझिए। तो देयर आर करेंटली अबाउट 6000 जो वाइल्ड एलिफेंट है वो है, अभी जंगली हाथी अभी भी है असम में। तो यहां पर रेडियो कॉलर होता क्या है, तो सीधी बात है ये जीपीएस सक्षम एक कॉलर है जो इनकी लोकेशन वगैरह को ट्रेस करेगा, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको शो करेगा, ठीक है ना। रेडियो कॉलर का मतलब ये है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि दे वे रफली 8 किलोग्राम एंड आर फिटेड अराउंड द एलिफेंट्स नेक, तो 8 किलोग्राम भारी होता है ये वजन, और इसको हाथी के गले में लगा दिया जाता है, फिर उसको ट्रेस किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जो आपका ब्लॉग है WWF का, उसमें बोला जा रहा है कि कॉलर में जो कॉलरिंग के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है वो क्या है, इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग अ सुटेबल कैंडिडेट जनरली एन अडल्ट एलिफेंट, तो जनरली एडल्ट एलिफेंट में को ही जो है वहां पर आइडेंटिफाई करके उनको लगाया जाता है, ठीक है। डार्टिंग इट विथ अ सेडेटिव
एंड फिटिंग अ कॉलर अराउंड द एलिफेंट्स नेक बिफोर द एनिमल इज रिवाइव। तो उसको थोड़ा सा सेडिशन देके फिर जो है वहां पर कॉलरिंग वगैरह की जाती है। एडिशनली यहां पर टीम ने यह भी बताया है कि इसके अंतर्गत एक्सेलरोमीटर को, है ना, एक्सेलरोमीटर जो है उसको भी अटैच किया जाता है। क्यों? अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एन एलिफेंट इज डूइंग एट एनी गिवन टाइम। सीधी बात है कि कब रन कर रहा है, कब वॉक कर रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है ना, ये सब चीजें जो है उससे ट्रेस हो जाती है। अब रेडियो कॉलरिंग जो है वो हेल्प कैसे करेगा? तो सीधी बात है, जीपीएस से जो भी जानकारी आपकी प्राप्त होगी उससे उनके आवासन के बारे में और उनसे संदर्भित सारी जानकारी वहां पर ट्रैक कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे। ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि उनको पता है कि वेयर दे आर मूविंग, विच कॉरिडोर्स दे फ्रिक्वेंट, इफ द हैबिटेट इज सफिशिएंट, इफ इट नीड्स प्रोटेक्शन। तो सीधी बात है, जब डेटा होगा तभी संरक्षण के लिए हम आगे बढ़ेंगे और यह हेल्प करेगा क्या कि किस तरीके के संघर्ष होते रहते हैं तो उससे भी हम वहां पर बचाव कर सकते हैं, है ना, कि किस कारण से वहां पर संघर्ष हो रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इंसिडेंटल है, ठीक है, आकस्मिक है। द कॉलर्स वुड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इफ पीपल नो विच डायरेक्शन एन एलिफेंट इज मूविंग दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो सीधी बात है कि उनके वहां पर उनको ट्रैक कर रहे होंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि एकदम से हाथी आ गए, तो लोग भी वहां से जो है अपना किस दिशा में अगर हाथी बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से वो प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं लोग। विलेजर्स एंड फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं विल नो अबाउट अप्रोचिंग एलिफेंट्स, वेरी मच हाउ वेदर फोरकास्टिंग वर्क्स एंड दिस वुड हेल्प मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट। तो सीधी बात है, वहां पर मौसम की भविष्यवाणी हो जाएगी, मौसम की कैसी स्थिति है, ठीक है ना। अब ग्रामीण जो है और वन अधिकारी हैं, अगर वहां पर जो लोग हैं उनके बीच में क्या संघर्ष कम नहीं होगा अगर हमको जानकारी पता चल जाएगी कि यहां पर कब हाथी आ रहा है, कब जा रहा है ना, वो सब चीजें नॉर्मल से पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। तो इससे संघर्ष को मिटिगेट भी किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे यहां चल रहा है। अब क्या ये आसान होता है? तो ये आसान नहीं होता है, चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है यहां पर, है ना, पूरे जो ग्रुप होते हैं ये एलिफेंट्स के, उसमें सबसे पहले हमको उनसे ये पहचान करना है कि उस झुंड के माता पिता, उनके पेरेंट्स की, जिसे हम टैग करेंगे, है ना, उसे अकेले पहचानने में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में समय लगता है। तो ऐसा समझ के चलिए कि आइडेंटिफिकेशन इतना इजी नहीं हो सकता है, इतना इजी नहीं होता है, इसलिए इसमें जो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस विद्यमान है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो लिखा गया, वी डोंट हैव हेलीकॉप्टर्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स टू अप्रोच एलिफेंट्स टू ट्रैंक्विलाइज देम, है ना, इतने परिष्कृत उपकरण नहीं है हमारे लिए, इसलिए जो है वहां पर जो है इजिली बाय फूट वहां पर एक्सेस वगैरह देखा जाता है ना। बट वी हैव वेरी स्किल्ड एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड एंड दे आर डूइंग द जॉब विथ अटमोस्ट केयर, है ना। तो अटमोस्ट केयर के साथ जो लोग उपलब्ध है हमारे पास जो स्किल्ड लोग है, मानव संसाधन जो है इस संदर्भ में, वो वहां पर अपना काम कर रहे हैं। व्हेन द अप्रूवल कम्स फ्रॉम द सेंटर वी टेक इनटू अकाउंट ऑल द कंडीशंस एंड फॉलो देम ऑल। तो ये नॉर्मल से चीजें थी। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से। और सबसे पहला जो एमसीक्यू है आज का, अब यहाँ पर जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आया है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट से बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये बोल रहे हैं कि इसके तहत जो विभिन्न जो इनिशिएटिव्स लिए राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने, उसके द्वारा स्वच्छता के लिए किए गए अच्छे कार्य को मान्यता देने के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है भैया। दूसरा ये कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने प्रेजेंट किया अवार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी जी एंड अदर्स जो है आपके, कहां पर? दिल्ली के विज्ञान भवन में, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी है 2021 की, इसमें लखनऊ को जो है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो किस तरीके से क्लीनेस्ट स्टेट के रूप में यहां पर उभरा है। तो ये बिल्कुल गलत है। इंदौर ने लगातार जो है 5वीं बार यहां पर सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त किया है, जबकि भारत में जो सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जिसको मिला है छत्तीसगढ़ को मिला है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड राइट। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर उससे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता जो परिषद है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि इसको एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1976 में। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ये 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो एक को आप एलिमिनेट कर देते तो आंसर वैसे भी मिल जाता, 2 और 3 ओनली। दूसरा जो है कि ये ऑटोनोमस है और मल्टी पार्टाइट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो इसको
मतलब बनाया गया, स्थापित किया गया। तो ये आपका टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर जो सरकारी एक निकाय है विभिन्न सरकारों के बीच में, ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फाउंडर मेंबर भी है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि उड़ान उत्सव जो है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि जो उड़ान उत्सव है इसको सेलिब्रेट किया गया चकेरी एयरपोर्ट कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो भैया ये जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि ये उड़ीसा का जो झारसुगुड़ा है ना हवाई अड्डा जो है वहां पर वो वीर सुरेंद्र साई के नाम पर है। तो उड़ीसा में जो है ये उत्सव मनाया गया। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर वैसे भी मिल गया आपको। दूसरा ये कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो इंटरेक्ट किया उन्होंने विद द एयरपोर्ट डायरेक्टर्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ उड़ान स्कीम ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस ऑफ उड़ान उत्सव। बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि यहां पर एन एक्सचेंज ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ऑल्सो टुक प्लेस बिटवीन उड़ान एंड मेक माई ट्रिप, ठीक है ना। तो ये देखिए प्राइवेट एंटिटी की एंट्री। तो दूसरा और तीसरा जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।